मैं रात के बीच में पेशाब करने के लिए उठा और अंधेरे में किसी चीज ने मुझे काट लिया। कुल्हाड़ी उठाई, तभी देखा एक सफेद लोमड़ी अजगर के चंगुल में थी। उसने मेरी ओर देख इंसानी आवाज में कहा, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। लोमड़ी बेबस थी। मैंने सांप को मार गिराया, पर बचने के बाद भी वो अधमरी सी थी। मैं उसे जल्दी से घर ले गया और उसके घावों को शराब से साफ किया। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह छोटी सी चीज फिर से दौड़ने और कूदने लगी थी। उस दिन के बाद से लोमड़ी ऐसे ही मेरे पास रहने लगी जैसे कोई आवारा कुत्ता जो जाने का नाम ही न ले। लेकिन मैं तो खुद एक अनाथ था, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। मैंने उसे एक से ज्यादा बार जंगल में भगाने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह वापस आ जाता, अपने मुंह में जंगली फल, खरगोश या मुर्गियां लेकर। तभी मुझे समझ में आया वह अपना योगदान देना चाहता था, तो मैंने उसे रख लिया और वह मेरा साथी बन गया। लकड़ी काटते या भेड़ें चराते वक्त वह हमेशा मेरे पीछे रहता। यहाँ तक कि जब मैं होमवर्क करता वह मेरे पास ही चुपचाप बैठा रहता। लेकिन यह सब अचानक मेरे हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में रुक गया। लोमड़ी बस गायब हो गई थी। मैंने अंधेरा होने तक इंतजार किया, कोई लोमड़ी नहीं थी। लेकिन फिर एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर आ गई। उसके पास एक छड़ी थी, मीठी मुस्कान थी और वह पूरी तरह से निर्दोष लग रही थी। युवक, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? मेरा दिल बैठ गया। हाल ही में गांव के बाहर से कोई नहीं आया था। कौन सी पोती की बात कर रही हैं आप? उसने गला साफ किया और उसकी नजरें मुझ पर टिकी रहीं। मैं कुछ साल पहले चली गई थी, अपनी पोती को घर की देखभाल के लिए छोड़ गई थी। लेकिन जब मैं वापस आई तो वह गायब थी। किसी ने मुझे बताया कि वह तुम्हारे साथ रह रही है। मैं पूरी तरह से उलझन में था। मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैडम, मुझे लगता है कि कोई गलती हो गई है। वह बस बोली, ओह, धीरे धीरे सिर हिलाते हुए, लेकिन उसकी नजरें मेरी रसोई पर जमी रहीं। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और पलट कर देखा तो लोमड़ी वहीं बैठी थी। उसकी पूंछ हिल रही थी। वह बूढ़ी औरत को ऐसे देख रही थी जैसे उस पर मुस्कुरा रही हो, और यह सचमुच पहली बार था जब उसने खुद को किसी और को दिखाया था। बूढ़ी औरत एक पल के लिए मुस्कुराई, फिर बिना एक शब्द कहे मुड़कर चली गई। उस रात लोमड़ी मेरे पेट पर सो गई। सुबह वह गायब थी। मैंने मेज पर एक लाल थैली पाई जिसके अंदर लाल कागज में लिपटी काले बालों की एक लट थी। मुझे इसका कोई मतलब समझ नहीं आया, इसलिए मैं इसे सीधा गांव के मुखिया के पास ले गया। जैसे ही उसने इसे देखा वह जोर जोर से हंस पड़ा। अरे अरे, लगता है किसी लड़की को तुम पर गहरा क्रश हो गया है। इसे उसके परिवार के पास ले जाओ और तुम प्रस्ताव रख सकते हो। बताओ तो सही, किस लड़की ने ये भेजा है? मैं पूरी तरह से उलझन में था। क्या लोमड़ी ने ये मेरे लिए लाया था? लेकिन जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, उस दिन के बाद से लोमड़ी कभी वापस नहीं आई, कभी भी नहीं। वह चली गई थी और मैं अंदर से खाली महसूस कर रहा था। हर दिन मैं बस खाता सोता और पूरे पहाड़ पर उसे ढूंढता रहता था। कुछ नहीं मिला। मुझे लगा किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया। 2 हफ्ते की तलाश के बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह फिर मिलेगा। फिर करीब 2 हफ्ते बाद एक रात जब मैं घर लौटा तो देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे गेट पर बैठी रो रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ है। उसने अचानक सिर उठाया और एक ठंडी डरावनी आवाज में बोली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ। मेरा पोता गायब है। तुमने उसे देखा है ना? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पिछली बार उसकी नातिन थी, अब उसका पोता है। हर कोई मुझसे ही क्यों पूछने आता है? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, लेकिन वह बस मुस्कुराई, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। नहीं देखा तो 6 साल पहले क्या तुमने मेरा पोता 6 साल पहले देखा था? ये सवाल कम और इल्जाम ज्यादा लग रहा था। मैंने सिर झुकाया और गहराई से सोचने लगा। मैडम, आप गलत इंसान से पूछ रही हैं। मैंने आपके पोते को कभी नहीं देखा। आपको यहाँ से जाना चाहिए। जैसे ही मैंने यह कहा वह चुप हो गई, बस मुझे घूरती रही और मुस्कुराती रही। वह मुस्कान गलत थी, बहुत गलत। मैं धीरे धीरे पीछे हटता गया, फिर मुड़ा और भाग पड़ा। पूरे रास्ते लड़खड़ाता हुआ सीधा गांव के मुखिया के घर पहुंचा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अभी भी हाँफ रहा था। वह अपनी सिगरेट होंठों पर दबाए जमे रह गए। फिर उन्होंने ठीक मेरे पीछे इशारा किया। क्या वो वही है? मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। मैं कांपते हुए मुड़ा और वह वहीं थी, ठीक मेरे पीछे खड़ी, चुपचाप, बिना कोई आवाज किए। मैं इतनी तेजी से गांव के मुखिया के पीछे कूद गया। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम किस गांव से हो? आधी रात को एक बच्चे के पीछे चुपके से आना, ये ठीक नहीं है। उसने बस धीमे और सपाट स्वर में कहा, मैं अपने पोते के लिए यहाँ हूँ। उसके बाद चाहे मुखिया कुछ भी पूछते, वह बस मुस्कुराती रही। तो गांव के मुखिया अंदर गए और 2 अंडे लेकर बाहर आए। ये लो और यहाँ से निकल जाओ। मेरे इलाके में लोगों को डराने मत आना। उसने अंडे लिए, उन्हें देखा और जमीन पर फोड़ दिए। वह मेरी तरफ इशारा कर चिल्लाई, इसने मेरे पोते को मारा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मुखिया का चेहरा उतर गया। उन्होंने चिल्लाकर आंगन की बत्तियां जलाने को कहा। मैंने डोरी खींची और आंगन जगमगा उठा। तभी मुझे साफ दिखा, बुढ़िया के कंधे पर एक लाल जहरीला सांप था जिसके दांत और आंखें मुझ पर टिकी थीं। मुखिया घबरा गया। वे फुसफुसाए, बच्चे, मेरी आंखें कमजोर हैं, क्या उस बुढ़िया की परछाई है? मैंने मुड़कर देखा। वह एकदम सीधी खड़ी थी और उसके पीछे कोई परछाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ठंडा पसीना मेरी पीठ तक भीग गया। मैं बोल भी नहीं पाया, मैं बस सिर हिला दिया। मुखिया ने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी, डरो मत, मेरे कमरे में पुरानी तलवार है, ले आओ। मैं कांपते हुए अंदर भागा, पर तलवार नहीं मिली। मैं बताने ही वाला था कि बुढ़िया जा चुकी थी। मुखिया ने मुझे पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बच्चे, कोई तलवार नहीं है, मैंने ये सब बनाया था। तुम्हारे पीछे कुछ अशुद्ध चीज लगी हुई है। फिर वह मुड़ा और सारी लाइटें बंद कर दी और धीरे से पूछा कि क्या मैंने पहाड़ों में कुछ छेड़ा था। मैंने इस बारे में सोचा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या तुमने कभी ऐसी चीज मारी है जिसे नहीं मारना चाहिए था? तभी मुझे याद आया,
6 साल पूर्व लोमड़ी को बचाने के लिए मैंने सफेद सांप मारा था। मुखिया को सब बताया और वो कांप उठा। बेचारा बदकिस्मत बच्चा, उस पहाड़ पर यूं ही किसी चीज को मारना ठीक नहीं, अब तुम बड़ी मुसीबत में हो। उसने कहा कि सुबह वह मुझे एक ओझा के पास ले जाएगा। आज रात मुझे उसके घर ही रुकना था और चाहे कोई भी मुझे पुकारे मुझे जवाब नहीं देना था, एक शब्द भी नहीं। उस रात मैंने पूरा समय अपना मुंह बंद ही रखा, लेकिन रात करीब 11 बजे बाहर कुछ सरसराने लगा। फिर उसकी रोने की आवाज दीवारों के आर पार आने लगी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। एक लंबा दुबला सा साया बाहर घूम रहा था। फिर वह बस शीशे से चिपक गई, जैसे मुझे ढूंढ रही हो। मैं जड़ हो गया, हिल भी नहीं सका। फिर मुखिया की आवाज दीवार के पार से आई, कंबल से अपना सिर ढक लो, मत देखो। मैंने झटपट कंबल सिर पर खींच लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। कभी तेज, कभी धीमा, कभी पास, कभी दूर। यह रात 3 बजे तक चला। तभी बाहर सन्नाटा छा गया, पर मैं कंबल से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। पता नहीं कब, पर आखिर में मैं सो गया। और फिर वह डरावना सपना आया। एक सफेद सांप कटाफटा खून से लथपथ, जिसकी आंखें मुझ पर थीं, इंसानी आवाज में बोल रहा था, मेरी जिंदगी वापस दो। मैं चीखते हुए बिस्तर पर उठ बैठा। बाहर उजाला हो गया था। मुखिया ने मुझे जगाया। अब अगले शमन के पास चलना है। पर उसी रात वह पागल बुढ़िया फिर आई और खिड़की से मुझे देख मुस्कुरा रही थी। मुखिया छुरी लेकर बाहर गया। हमने अगरबत्ती और कागजी पैसे जलाए, प्रार्थना और मिन्नतें की, पर कुछ काम नहीं आया। सबसे डरावना क्या था, एक सुबह मैं ठीक उसी पेड़ के नीचे जागा जहां मैंने सफेद सांप मारा था। हम 3 दिन मुखिया के घर में डटे रहे और हर मुमकिन कोशिश की। मुखिया थका हुआ लग रहा था। मैं उसे और मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए चौथे दिन सुबह उसकी चेतावनी अनसुनी कर मैं घर की ओर भागा। पर उम्मीद के उलट घर के दरवाजे पर मुखिया हांफते हुए आ गया, हाथ में फावड़ा लिए। तुम मूर्ख हो, क्या लगा मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा? आज हम इसका अंत करेंगे। अब इस मोड़ पर मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। वह मुड़ा और भारी मन से मेरी ओर देखने लगा। विलो कबीला तुम्हारी जान लेने आ रहा है। इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं तो लगभग डर के मारे उछल ही पड़ा। विलो कबीला? इस गांव में उस नाम का कोई भी परिवार नहीं है। मैंने सोचा शायद वह मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन उसने सिर हिलाया, पूरी तरह गंभीर होकर। उसने मुझे बताया कि इन पहाड़ों में 5 महान आत्मा कबीले हैं, लोमड़ी, नेवला, कांटेदार जंगली चूहा, विलो सांप और ग्रे चूहा। वो सांप जिसे तुमने तब मारा था और जो अब तुम्हारा शिकार कर रहा है, दोनों विलो कबीले से हैं।